ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर आई एम ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज देयर। हम लोग अक्सर औकात जो हैं, जब एफआईए के बारे में डिटेल सुनते हैं तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं एफआईए का एक्ट कितना को मुश्किल है, किस तरह से जो है वो चीजें चलेंगी। एफआईए के एक्ट की डिटेल्स जो है वो हम समझेंगे। एफआईए एक्ट को ना सिर्फ तफसील से समझेंगे, इसके तमाम के तमाम सेक्शंस, उनकी क्लॉजेज और तमाम चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए जो है वो ये जानना जरूरी है कि ये एफआईए का जो हमारे पास एक्ट है, ये बेसिकली एक्ट जो है वो होता क्या है। सबसे पहले तो एक्ट की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। तो कोई अगर इसको देख सके तो बता सके, किसी को इसका आइडिया है कि एक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। एक्ट की डेफिनेशन एक ऐसा बिल है जो पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली से जो है वो पास किया जाता है और प्रेसिडेंट जो है वो उसको कबूल कर लेता है। तो एफआईए का एक्ट हमारे पास है, इसमें मुख्तलिफ चीजें पूछी जाती हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में आते हैं। आपको पता है कि एफआईए एक्ट जो है वो आपके पास तकरीबन 30% के करीब पेपर जो है वो इसमें से आते हैं। हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कुछ डिटेल्स को। पहले तो ये डिटेल समझ लीजिए। दिनेश साहब, वालेकुम सलाम। एफआईए का जो एक्ट है हमारे पास 1975 में ये हमारे पास गजट में पब्लिश होता है। डेट आपके सामने है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। आपकी नोटबुक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो साथ साथ स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा। हमारे पास ये डेट इंपॉर्टेंट है जी। फ्राइडे जनवरी 1975 में जो है वो ये हमारे पास आता है, ये पब्लिश होता है अथॉरिटी से जो है वो। अब हमारे पास जरूरी है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि इस एक्ट में ऐसा है क्या। इस एक्ट के अंदर जाने से पहले कुछ चीजें जो हैं वो हम अपनी फिंगर टिप्स पे करना चाहेंगे। एक्ट से मुराद हमारे पास एक ऐसा एक्ट है जो कि डिफाइन करता है किसी चीज को, किसी उसकी बाउंड्री को, कानून है। और ये हमारे पास जो एफआईए का एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एफआईए के बारे में बात करेगा। जैसा कि इस एक्ट के आगाज में हमारे पास लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकें। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब हमारे पास इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, ताकि हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सके सर्टन ऑफेंसेस। नोट कर लीजिएगा, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्यों? आप सर्टन ऑफेंसेस की क्या कर सकें जनाब, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो कौन से सर्टन ये हमारे पास जो है वो ऑफेंसेस हो सकते हैं, आगे चल के देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें, एक फार्मूला, एक छोटा सा जो है वो फार्मूला याद करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिक्स में हम जो है वो चीजें याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें चीजें याद हो जाए। बचपन से लेके आज तक हम लोग कहानी सुनते पढ़ते समझते आए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके 10 तक जो है वो मुझे गिनती लिखनी है, नंबरिंग लिखनी है, आप सब जो है वो फौरन से पहले लिख लेंगे। 1 2 3 से लेके 10 तक कि शायद ही कोई ऐसा हो जो हमें कहे कि मुझे नहीं आती, कॉमन है। अगर यहाँ तक 10 हमने लिखी तो 10 इसमें सेक्शन हैं, जो टोटल सेक्शन एफआईए एक्ट के अंदर हैं वो 10 है। आई एम श्योर कि आज के बाद आप ये कभी नहीं भूलोगे कि इसके अंदर जो सेक्शन हैं वो 10 है। ठीक है, सेक्शन 10 है। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज और ऐड कर लूँ कि 5 के बाद हम 5A भी होगा, ठीक है। 5 के बाद 5A, या इसको जो है वो ए भी कह लेंगे हम चाहे वो। तो हमारे पास 10 सेक्शन हैं जी टोटल। ये हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए एक ट्रिक के साथ याद करने की मजीद चीजों को कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो नंबरिंग थे इसको हमने थोड़ा सा फासला इसके दरमियान कर लिया। याद रहे, अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है, आपके लिए न सिर्फ एक्ट को समझना आसान है बल्कि आप कभी भी भूलोगे नहीं। ये मैंने सेक्शंस आपको बताए हैं कि इसके अंदर सेक्शंस कितना होता है। यहाँ पे हम एक दफा फिर भी लिख देते हैं। अब 1 के नीचे जो है वो मैं कुछ नंबर लिखना चाह रहा हूँ। ये फॉर्मूला है, आसानी से जैसे आपको याद हो सके। हम 3H38 किसी का फोन नंबर है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं ये नंबर क्या है। 226। और इसके बाद जो है वो हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 6 और 1 1 1 2 एंड 5। अच्छा रजूले वाला, ये जो ऊपर थे ये हमारे पास थे सेक्शंस, जो नीचे हैं हमारे पास हैं सब सेक्शन, जिन्हें हम एस
सेक्शन जो है वो कह सकता है। तो 38, 226, 11125। मान लीजिए ये जैसे किसी का यूएएन नंबर होता है, आप देखते हो, ये तो आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं तो 1 to 5 तो बॉयज को मिनटों में याद हो जाता है, कम से कम इसको तो आप याद रख ही सकते हो। 11, 125 याद रहेगा। 38, 226 और 11, 125, ये एक छोटे से नंबर है। इसका मतलब ये है, जो मैंने आपके सामने लिखा, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि सेक्शन 1 के अंदर जो सब सेक्शन है वो 3 है, सेक्शन 2 के अंदर सबसेक्शन 8 है, सेक्शन 3 के अंदर सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 4 के अंदर सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 5 के अंदर सबसेक्शन 6 है, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2 और हमारे पास जो है वो 5। कुछ सेकंड लेते हैं, अपनी मेमोरी को टेस्ट करते हैं। ये नंबर जो मैंने आपके सामने 38, 226, 111 जो और 25 लिखा, जिसको याद हो जाए जुबानी जरा चैट बॉक्स को ओपन कीजिए और वहां पे लिखे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन मेमोराइज अ वेरी सिंपल नंबर। 10 तक तो याद है, ये जरा जो मैंने नंबर लिखा अभी आपके सामने वो कितने लोगों को याद है, वो लिखेंगे। 38 कुछ था, सोचो जरा वो क्या था, क्विकली इसको जरा चैट बॉक्स में लिखें। लेट्स सी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें याद हो गया। अब्बास नईम को सबसे पहले याद हुआ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मिस कर दिया। देखते हैं कौन लिखता है। जी, सईदा ने लिखा, मानूर ने लिखा, इतना ही हुआ। ओके अब्बास, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। ग्रेट। 38, 226, 111, 25। चलिए ठीक हो गया। एक्सीलेंट उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा, इससे आपको ये याद हो गया। जिन्हें नहीं हो सका दोबारा देख लीजिए। 38, 226, 111, 25 जो है वो ये हमारे पास नंबर है। अगर आप इन्हें कैलकुलेट कर सकें तो ये आपके पास कोई तकरीबन 32 के करीब सबसेक्शन बनते हैं। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास सवाल है, क्वेश्चन है जो मैंने बताया। अब जो एमसीक्यू पिछले पेपर्स में आ चुके हैं वो ये है कि एफआईए में कितने सेक्शन हैं। 10 सेक्शन हैं। एफआईए के एक्ट के अंदर सबसेक्शन कितने हैं? 32 सबसेक्शन हमारे पास बनते हैं। आई एम श्योर कि यहाँ तक कहानी क्लियर है। क्लियर? जिन जिन को समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में क्लियर या डन लिख सकते हैं, ताकि हम यहाँ से आगे बढ़े। इज इट क्लियर? इज इट फाइन? सबसेक्शन और सेक्शन याद हो चुके हैं कितने कितने हैं, सेक्शन हमारे पास कितने हैं और सबसेक्शन कितने हैं। आई एम श्योर एवरीथिंग इज क्लियर भाई। चलिए अब यहाँ से एक स्टेप हम आगे चलते हैं और मजीद चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आगे अब हमारे पास जो है इस एंड पे हम देखेंगे कि कितना याद हुआ। अब की दफा हमने थोड़ा सा जो है वो ध्यान से चीजें अटेंड करनी है, क्योंकि अब हम जो है वो एक्ट के ऊपर है। पहला सेक्शन हमारे पास है। पहले सेक्शन में मुझे बताइए सब सेक्शन कितने थे? सब सेक्शन कितने थे पहले सेक्शन के अंदर जो आपने याद किए थे? अभी मैं याद करवाए थे 3। यहाँ पे देख लीजिए सब सेक्शन 3 है आपके पास। 1, 2 और 3 ये हमारे पास सब सेक्शन है। अच्छा जी, पहले वाला जो सब सेक्शन है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इसको याद करने का फॉर्मूला होगा SEC। ठीक है, SEC। अब SEC क्या है, याद रखना चाहें आसान सा है। तो पहला सेक्शन जो है वो इसका फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे SEC। अब ये एस क्या है, ई क्या है, सी क्या है? इस एक्ट का सबसे पहले शॉर्ट टाइटल बताया जाता है। जब भी कोई एक्ट गवर्नमेंट नाफिज करती है तो ये लाजमी है कि उसका शॉर्ट टाइटल जो है वो हमें पता हो। शॉर्ट टाइटल क्या है? इस एक्ट को आज के बाद फेडरल एजेंसी एक्ट 1974 के नाम से पुकारा जाएगा। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। तो इन द वेरी फर्स्ट सब सेक्शन हमारे पास इसका नाम है। किसी भी सेक्शन को जब भी नाफिज किया जाता है किसी एक्ट को, तो उसका सबसे पहले सब सेक्शन और नाम बताया जाता है। तो इसका टाइटल क्या है? आपको टाइटल याद होना चाहिए, पिछले पेपर्स में भी आ चुका है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। नंबर 2 पे, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जहां जहां पे सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, जहां जहां पे पाकिस्तान का नाम यूज किया जाता है, जो भी बंदा वहां पे कोई जुर्म करेगा वहां पे एफआईए की जो है वो जुरिस्डिक्शन हो। भले वो कहीं सिंध के अंदर हो, भले वो कहीं बलोचिस्तान में हो, कहीं और हो। लेकिन मजे की बात तब है जब मैं आपको ये बताऊं तो ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उन तमाम शहरियों पे भी जो ममलिक से खुदादादी पाकिस्तान से कहीं बाहर है। जी हाँ, अगर कोई यूएई में बैठा हुआ है, कहीं कोई जर्मनी में है, तो वहां पे भी, लेकिन उसकी नेशनैलिटी जो है, सिटीजन वो पाकिस्तान का है, तो एफआईए उस पर भी लागू होगा। और मुझे जरा बताइएगा, अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान के अंदर है, जिस तरह से
हमारे पास जो है कुलभूषण यादव है, क्या उस पे FIA एक्ट का नफाज होगा, क्या उस पे लागू होगा? जो हमारे पास फॉरेनर्स हैं या कोई हमारे पास क्रिकेटर्स हैं हमारे जो खेलने आते हैं या जो टूरिस्ट आते हैं, क्या उनके ऊपर होगा? तो हमारे पास जो है वो एक पिक्चर बड़ी वाज़ेह हमें पता चल गई कि नहीं, उनके ऊपर जो है वो FIA एक्ट का नफाज बिल्कुल नहीं होगा। तो जी, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 3, ये FIA एक्ट कब वजूद में आ जाएगा, कब इन्फोर्स होगा? एट वन, फौरन से, उसी वक्त। तो मुझे जरा बताइएगा, ये SEC किस किस को याद हो चुका है? शॉर्ट टाइटल इसका क्या होगा, ये पता चल गया। एक्सटेंट क्या होगा, पता चल गया। और इसके बाद इसके फोर्स किस पे आ जाएगी? SEC, सी से है कमेंसमेंट हमारे पास, फॉरेन से याद हो चुका। ठीक है, आई एम श्योर ये पहला आपके पास जो सेक्शन था वो आपको याद हो चुका है FIA एक्ट का। अब आपको, अब आपसे वो अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछ रहता है कि सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 जो है वो किसको डील करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो पूरे के पूरे पाकिस्तानी सिटीजन के बारे में बात करता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है, आपको पता होना चाहिए कि ये बात करता है कि ये कैसे जो है फोर्स में कब आएगा, तो एट वंस जो है ये फोर्स में आएगा। आई एम श्योर कि यहाँ तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ें। हम ऑनेस्टली अगर 30 से 40 मिनट पूरी ध्यानदारी से इसको समझ लें तो इस क्लास के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम 30 नंबर का पेपर आसानी से आंखें बंद करके हल कर सकें। लेकिन उसमें एक शर्त है, और वो ये है कि हमें ध्यानदारी से चीजों को सुनना है। अगर क्लास लेते हुए चाय पी रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो बेहतर है पहले वो काम कर लिया जाए और उसके ऊपर तवज्जो दे दी जाए, क्योंकि ये आपकी अटेंशन को डिमांड करेगा। और अगर आप नोटबुक के बगैर बैठ के अटेंड कर रहे हैं तो ये भी आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इससे शायद चीजें आपको शॉर्ट टर्म्स में तो याद हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म्स में याद रहेंगे नहीं। तो इनको प्लीज, इन प्रिकॉशंस को इसलिए फॉलो कर लीजिएगा कि आपका फायदा हो सके। चलिए, अब हमारे पास सेक्शन 2 है, यानी कि इसकी डेफिनेशन है। सेक्शन 2 में हम डिफाइन करते हैं FIA को। डिफाइन करने से क्या मुराद है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या क्या। सेक्शन 2 में वो ये बताता है कि भाई सबसे पहले जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो एजेंसी है क्या क्या। आपको याद हो, मैंने एक फॉर्मूला याद करवाया था, 38, 226, 111, 25। अगर याद हो तो यहाँ पे काउंट कीजिएगा उसके मुताबिक कि हमारे पास कितने सब सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमने 38 को याद किया था, पहले में हमारे पास 3 थे, अभी हमारे पास 2 हैं। आसानी से याद करने की कोशिश की थी, आई एम श्योर भूले नहीं हो। चलो डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्ट जो है वो वजूद में आया, कोई भी इदारा, कोई भी एजेंसी पाकिस्तान में जब वजूद में आती है तो उसके लिए जरूरी है कि उसका पूरे का पूरा उसको डिफाइन किया जाए। तो सबसे पहले इसको याद रखने के लिए हम इनका पहला पहला वर्ड उठाते हैं, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ए हम एजेंसी का उठा लेंगे, सी हम कोड का उठा लेंगे, डी जो है वो हम जो है वो डायरेक्टर जनरल का उठा लेंगे, और पी जो है वो हम प्रोविंशियल पुलिस का उठा लेंगे। अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकें कि हमने जो पहले पहले वर्ड उठाए, अगर गौर कर सकें, AC, आजकल गर्मी बहुत है, कईयों के पीछे AC चल रहे होंगे, AC, और ये हमारे पास DP। हम इसे चाहें तो AC साहब ने DPO को कॉल किया, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या हमने जैसे ही AC लगाया तो हमारे घर की DP जो है वो उड़ गई, हम ऐसा भी याद कर सकते हैं। हम मल्टीपल तरीकों से याद रख सकते हैं, लेकिन AC DP जो है वो हमें याद रखना होगा सेक्शन 2 के सब सेक्शन को याद करने के लिए। अब ACDP जिनको याद हो चुका है वो जरा ACDP चैट बॉक्स में लिखते हैं, ताकि मुझे पता चल सके याद हुआ भी है। ACDP, ACDP, ACDP एंड ACDP, ग्रेट हो गया। अब AC जो है वो ये बात करता है जी एजेंसी, एजेंसी की बात करता है। जहां पे भी आज के बाद इस एक्ट में एजेंसी का या FIA के लिए जो वर्ड वो कहता है यूज होगा, वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, ये हमने मान लिया कि इसका नाम जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा। लेकिन भाई ये नाम आपने कैसे सोचा? वो कहता है कि ये नाम हमने सेक्शन 3 में मजीद बता दिया है इसके बारे में, हमने इसको सेक्शन 3 के अंदर जाके डिस्कस करना है। अभी हम कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं? उसने कहा कि ये बनाया गया सेक्शन 3 के अंदर, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सेक्शन 3 में हुआ। अभी हम कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं? सेक्शन नंबर कौन सा है हमारा? सेक्शन 2 है ये, ठीक है। और किसमें जाके देखेंगे? सेक्शन 3 में। उसने कहा ये एक ऐसी एजेंसी है जिसके बारे में मजीद बातें हैं मैंने इसी जो है वो एक्ट के सेक्शन 3 में की हैं,
ये आपने याद रखना है कि आगे चल के जो है वो सेक्शन 3 की बात होगी। ओके जी, दूसरे नंबर पे देखिएगा, इसके बाद हमारे पास क्या है, ए सी। ए ये हो गया, सी से मुराद हमारे पास कोड है। कोड का मतलब ये है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी 1898। पाकिस्तान जब वजूद में आता है तब से लेके अब तक हम लिखते हैं खुदा आजाद है पाकिस्तान पे एक ही जो है वो कानून चलता है क्रिमिनल कोड का, और वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये कोड काफी दफा आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अंदर मल्टीपल क्लॉजेज हैं, अगर टाइम मिल सके तो जरूर देखिएगा। तो ये एजेंसी जो है वो, इसके अंदर जो कोड इस्तेमाल किया जाएगा जिसके तहत इसके कवानीन और इसके ऑफिसर्स अपनी ताकतों को इस्तेमाल करेंगे, वो सीपीसी 1898। आपने अक्सर सुना होगा ताजियात, ताजीजात पाकिस्तान के तहत जो है वो किसी को सजा दी जाती है, तो वो हमारे पास यही हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, और पीनल कोड भी उसी में फॉलो करता है। तो जी, कोड मीन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के हमारे पास जो कोड है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। इसको चलिए थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट 5 ऑफ 1898 इसको फॉलो करता है। अब एसी याद हो गया, डीपी क्या था, डायरेक्टर जनरल। इस एजेंसी का जो बाप होगा, जो करता धरता होगा, जिसके फैसले पे एजेंसी हिल जाएगी सारे के सारी, उस ओहदे का नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी होगा। यानी कि जिसके पास इख्तियारात होंगे, जो जो मर्जी कर सकता है, वो हमारे पास डीजी होगा, DGFIA, डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA। और एसी हमने देखा, डीपी, प्रोविंशियल पुलिस। इसका मतलब ये था कि अब जो है वो प्रोविंशियल पुलिस, जैसे हम पंजाब में रहते हैं, कोई सिंध में रहता है, बलूचिस्तान में रहता है, तो हर एक की अपनी सूबाई पुलिस है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहेगा कि जब भी हम प्रोविंशियल पुलिस का नाम यूज करेंगे तो मैं उस पुलिस की बात करूंगा जो कि पुलिस एक्ट 1861 के तहत जो है वो कायम हुई। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी रिवीजन करवाता हूँ ताकि चीजें अभी के अभी याद हो जाए। आप अभी पूरी दुनिया की बातें भूल के सिर्फ इनके ऊपर गौर कर लीजिए। हम एसी डीपी की बात कर रहे हैं। जब मैंने एसी को समझाया तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि एसी से मुराद ये एजेंसी है जो बता रहा है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो सेक्शन 3 में, मैं बताऊंगा कि ये जो है वो इस सेक्शन के तहत बनी थी। तो किस सेक्शन के तहत ये बनती है, सेक्शन 3। कोड का मतलब 1898 के सीपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करेगा, उसके एक्ट नंबर 5 पे। एक्ट 5 को याद रहे तो ठीक है, ना भी रहे तो फाइन। डायरेक्टर जनरल इस एजेंसी का करता धरता, सबसे बड़ा ऑफिसर, सबसे बड़ा बाप। प्रोविंशियल पुलिस का मतलब वो पुलिस जो कि हर सूबे की अपनी। चिल्ड्रन, 30 सेकेंड लीजिए, खुद को जरा ऑनेस्टली टाइम दीजिए। जो चीजें मैंने अभी तक बताई हैं उन्हें रिकॉल कीजिए, बैग में जाइए, सोचिए। मैंने बताया था 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी थी, बताया था 38, 226, 111, 25, फॉर्मूला याद आ गया। मैंने बताया था कि पहले में जो है वो सब सेक्शन 3 है, मैंने नाम बताया था, इसका जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट बताया था, और सेक्शन 2 में मैंने ACDP बताया। आई एम श्योर कि यहाँ तक चीजें आपको याद है। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है पी। पी, पब्लिक सर्वेंट। हम इसे पब्लिक सर्वेंट भी कह सकते हैं, लेकिन चलिए, पब्लिक का मतलब सिविल सर्वेंट भी होता है, जो कि हम सब लोग हैं, तो हम लोग सिविल सर्वेंट को भी यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी, अब मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, हम सब नहीं, जो 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 भी पब्लिक का सर्वेंट है, तो सिविल सर्वेंट जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिस्पॉन्स देता है, तो जिस सिविल सर्वेंट में हम जो है वो इसका टी ले लेंगे। एस जो है वो इसका उठाएंगे, स्पेशल पुलिस का, और फिर दोबारा एस उठाएंगे, CSS, और नीचे हमारे पास आर है, ये हमारे पास हो गया जनाब आर। तो CSSR का मतलब हो गया, एक CSS करके जो है वो कोई बंदा आता है, और वो आते ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो दे देता है। तो ACDP CSSR, ये फॉर्मूला मुकम्मल लिख सकते हैं अभी आप चैट बॉक्स में जो मैंने बताया। AC, AC, इसके बाद DP, इसके बाद CSSR, ये हमारे पास सेक्शन 2 मुकम्मल हमें याद हो जाएगा। AC लगाया, DP घर की लगी हुई थी, वो उड़ गई। CSS किया और उसने आते ही रूल्स बना दिए। मुश्किल बात तो नहीं है वैसे, आसान है। ओके, चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। एजेंसी, ये तो हो गया। अच्छा, पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट। ओके, कहता है जब भी मैं एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की बात करूंगा, पब्लिक सर्वेंट का मतलब वो है, वो डेफिनेशन है, वो तारीफ है, जो पाकिस्तान पीनल कोड के एक्ट हमारे पास जो है वो किसमें हुई हुई है, एक्ट नंबर 55 के अंदर हुई है। ठीक है, एक्सएलवी एक्ट 55 ऑफ 1860।
तो जी अब आपसे वो पूछ सकता है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है पाकिस्तान पीनल कोड का जो पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है। याद रखोगे सेक्शन 21। सेक्शन 21 अगर याद रखना चाहो तो एक और तरह से भी याद रख सकते हो। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, आर्मी और जुडिशरी को निकाल के, वो मैक्सिमम 21वें ग्रेड तक ही जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते हैं। इसके बाद वो अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। तो जी हमारे पास पब्लिक सर्वेंट सम्राट वो बंदा है जो कि सेक्शन 21 के तहत जो है वो होता है। वो किसी भी एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कॉर्पोरेशन का, और उसको जो है वो कंट्रोल किया जाता है किसके जरिए, फेडरल गवर्नमेंट के जरिए, या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है। वो हमारे पास क्या है जी, वो पब्लिक सर्वेंट है। तो अभी हमें जो है वो पब्लिक सर्वेंट से पी का पता चल रहा है। आगे चलिएगा, स्पेशल पुलिस जो है वो। अच्छा जी, एफआईए बनने से पहले एक खास किस्म की फोर्स थी, उन्हें हम स्पेशल जो है वो पुलिस कहा करते थे। ऐसा नहीं था ये कुछ खास किस्म का, स्पेशल किस्म के जो हम इनके काम हुआ करते थे। एफआईए जब तक वजूद में नहीं आई थी तब तक सारे के सारे काम जो है वो स्पेशल पुलिस ने करने होते थे। जैसे ही एफआईए वजूद में आया तो स्पेशल पुलिस को टाटा बाय बाय, खत्म, यहाँ पे कहानी इनकी खत्म हो गई। तो स्पेशल पुलिस का मुराद उन्होंने कहा कि हम उस पुलिस की बात करेंगे जो कि 1948 के ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में आई थी। लेकिन चूंकि एफआईए आ गया तो उसके बाद स्पेशल पुलिस का टाइटल, नाम, सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी बात की। अभी हमने CSS की बात की है। और दूसरा हमारे पास इसके बाद जो तीसरा एस है वो स्पेसिफिक पर्सन की बात करता है। अब ये स्पेसिफिक पर्सन क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम पर्सन ए है। ये पर्सन ए जो है, ये क्या करता है, ये बड़े आराम से सुबह उठता है, जॉब पे जाता है। ये कहाँ पे जॉब करता है, पंजाब पुलिस के अंदर जॉब करता है। पर्सन ए एक दिन अचानक से खबर सुनता है, और वो खबर क्या है, यार ये कोई एफआईए एजेंसी बन गई है। अब एफआईए एजेंसी बन गई है, उसे इसको क्या परेशानी है। उसको कहते हैं कि उस एजेंसी ने इसको एक स्पेसिफाइड पर्सन बना दिया, एक स्पेसिफाइड पर्सन बना दिया। अब इसको ये समझ में नहीं आ रही कि मेरा नाम तो अली है, मैं अचानक से स्पेसिफिक पर्सन कैसे बन गया। मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब पुलिस के अंदर मेरी जॉब है। मैं स्पेसिफाइड पर्सन यानी मखसूस बंदा कैसे बन गया। अब ये यही सोच रहा है तो इसको बताया जाता है कि भाई, आपका जो जो ओहदा था, आप जो अभी पंजाब गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन थे। आपको अपॉइंट किया गया था प्रोविंशियल पुलिस, यहाँ तक समझ में आया। पंजाब पुलिस प्रोविंशियल एक सूबे की पुलिस थी, आपने उसमें किया। वो आपकी जो अपॉइंटमेंट थी वो आर्टिकल 3 के तहत हुई थी, जिसके स्पेशल पुलिस या प्रोविंशियल पुलिस थे। अब चूंकि हमने एफआईए बनाया जिसमें स्पेशल पुलिस और प्रोविंशियल पुलिस था, जिनका ऑर्डिनेंस एक था, कानून एक था, भर्ती का कायदा एक था, उसको हमने खत्म कर दिया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक, या तो तुम पंजाब गवर्नमेंट के पास चले जाओ, पंजाब गवर्नमेंट के उनकी पुलिस डिपार्टमेंट को अलहदा से कवानीन के साथ ज्वाइन करो, या तुम एफआईए को इनके नए कानून के मुताबिक ज्वाइन करो। हमें सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन को समझना है। ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि स्पेसिफाइड पर्सन समझ में आ जाए। एक ऐसा पर्सन जो एफआईए जब वजूद में आता है उस वक्त किसी भी प्रोविंशियल यानी सूबाई हुकूमत का मुलाजिम होता है। उसको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि either you need to go for the provincial government or in case you want to join you may go for the FI. So it is the basic difference between these two types. तो जी ये हमारे पास स्पेसिफाइड पर्सन भी हो गया। और लास्ट पे रूल्स, रूल्स हमारा वो रूल्स हैं जो कि इस एक्ट के तहत जो है वो बनता है। आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिवीजन लेते हैं। याद है हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था, ACDP। दूसरा क्या था हमारे पास, CSSR। याद है सारे के सारे फॉर्मूला। हमें पता चल चुका है कि कोड ऑफ 1898 क्या है, इसको CPC क्यों कहा जाता है, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल जो है वो करता जाता है। प्रोविंशियल पुलिस से मुराद वो पुलिस है जो 1861 में बनी थी। पब्लिक सर्वेंट से मुराद वो है जो सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड था। स्पेशल पुलिस वो थी जो तब मौजूद थी, अब नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन वो है जो तब सूबाई हुकूमत का पुलिस में बंदा था, अब नहीं है। रूल्स में जो कि इस एक्ट के तहत होगा। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, ताकि हम आगे चलें और अब की दफा हम सेक्शन 3 की तरफ चलेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि क्या डिस्कस किया गया? चलिए
अब हम यहाँ से एक स्टेप आगे चलते हैं। याद हो किसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली एजेंसी की बात हुई थी, मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सब सेक्शन इसको डील करता है? कौन सा सब सेक्शन इसको डील करता था, जिसमें ये कहा था कि एजेंसी का जो है वो कौन सी एजेंसी है? सब सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 2 सब सेक्शन कौन सा था? 1, जिसमें ईसीडीसी था। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1। लेकिन आपको मैंने एक फॉर्मूला याद करवाया था, 3 8। उसके बाद आगे मुझे बताएंगे क्या था? 3 8 क्या था? 38 कुछ 200 कुछ और था, 226 था, याद है? भूल गए? बस, हाँ याद है। अगर भूल गए तो बस ठीक है, 226। अब यहाँ पे देखिएगा 3 के नीचे क्या हमारे पास इसके सब सेक्शन 2 ही हैं? हमारे पास इसके 2 ही सब सेक्शन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। फॉर्मूले के मुताबिक चल रहे हैं हम, याद रहेगा। अब ये एजेंसी बनती कैसे? देखिए, इस एजेंसी का सबसे पहले उर्दू में तर्जमा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर से इंग्लिश में पढ़ेंगे। आज तक ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एजेंसी, कोई भी ऐसा इदारा जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो कवानीन को नाफिज करे, आज के बाद हम उसे खत्म करते हुए FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर बनाता है। अब यहाँ पे जो खत्म हुआ वो स्पेशल पुलिस था, इसको कभी मिक्सअप नहीं करना। उसको खत्म किया गया और कहा गया कि अब जो है वो ये इसका काम क्या होगा? कोई भी ऐसा बंदा जो पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी करेगा, साजिश करेगा या साजिश करने वाले की मदद करेगा, ये एजेंसी उसको पकड़ेगी। चलिए अब एक दफा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the federal government may constitute an agency to be called the Federal Investigation Agency for the inquiry and investigation of the offences specified in the schedule, including an attempt or conspiracy to commit and abetment of any such offense. तो हमारे पास 3 क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। पहला नोट कीजिएगा, उस वक्त जितने भी स्पेशल पुलिस के जितने भी सब सेक्शन या सब क्लॉजेस थे, सब ऑफिस थे, सब खत्म कर दिएगा, उनको FIA 1974 में रिप्लेस कर दिया। दूसरा, ये हमारे पास FIA उन लोगों के खिलाफ है जो कि कंस्पिरेसी करते हैं मुल्क के खिलाफ या किसी तरह से उनकी मदद करते हैं। अब एक चीज यहाँ से आपको ध्यान में आ जानी चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी हमेशा वही कर सकते हैं जो पावरफुल है। तो ये पावरफुल लोगों को ही पकड़ने का एक इदारा है और बड़ा पावरफुल इदारा है। अब ये एजेंसी किन लोगों पे मिलकर बनी हुई होती है? इस एजेंसी के अंदर शामिल होगा जी, सबसे पहले तो डायरेक्टर जनरल। ये डायरेक्टर जनरल जो है वो इसको अपॉइंट कौन करेगा? मान लिया कि हमारे पास जो सबसे बड़ा इसका ऑफिसर होगा वो डायरेक्टर जनरल होगा, लेकिन इस DG को अपॉइंट करने वाला कौन होगा? DG को अपॉइंट करने वाली होगी फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, ना कि कोई सूबाई गवर्नमेंट इसको अपॉइंट नहीं कर सकेगी। तो जी, और टाइम टू टाइम जो है वो क्या करेगा, ये इसके बाद दूसरे ऑफिसर जो हैं इसको, वो अपनी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो टाइम टू टाइम किसी और मेंबर को भी जो है वो अपॉइंट कर सकती है, इसको रिमूव भी कर सकती है। तो DG की अपॉइंटमेंट और रिमूवल का मुकम्मल इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को है। DG की अपॉइंटमेंट को कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन जो है, सब क्लॉज कौन सा? सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 किसको डील करता है? ये डील करता है कि क्या है जी इसका काम क्या क्या है। ठीक है, तो जी एक दफा फिर से रिवाइज करें। सेक्शन 3 जो हमारे पास है, क्लॉज 1 किसको डील करती है, क्लॉज 1 किसको डील करती है? कॉन्स्पिरेसी को, किसकी डोमेन क्या है? हमारे पास सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में हमारे पास क्या है? डायरेक्टर जनरल का तरीका अपॉइंटमेंट क्या है वो हमारे पास। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है जी सुपर इंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी। सुपर इंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी क्या होती है जी? सुपर इंटेंडेंट। तो जी इस एजेंसी की सुपरिटेंडेंट कौन होगी? कौन है जो इस एजेंसी पे नजर रखेगी, पूरी की पूरी नजर रखेगी कि ये एजेंसी क्या करती है? वो हमारे पास होगा जी फेडरल गवर्नमेंट के पास। सो जी सुपरिटेंडेंट, इस एजेंसी का पूरा कंट्रोल होगा फेडरल गवर्नमेंट के पास। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? फेडरल गवर्नमेंट उन इख्तियारात को, उन पावर्स को जो इसके पास हैं, उनको वक्तन फवक्तन डायरेक्टर जनरल को दे देगी कि तुम मेरे बिहाफ पे ये ताकतें जो है वो इस्तेमाल करो। याद है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का जब आयन है, वो आयन में लिखा गया है इस मुल्क का हाकिम आला सिर्फ अल्लाह ताला की जात है।
यहाँ पे रहने वाले लोग उसके नुमाइंदे बन के जो है वो इस मुल्क को चलाएंगे। इसी तरह से वो इख्तियार जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, डायरेक्टर जनरल उनको इस्तेमाल करेगा, और उसकी पावर किसके बराबर होगी? एक सूबे के आईजी के बराबर। जितनी पावर एक आईजी के पास है, डायरेक्टर जनरल के पास उतनी पावर होगी। और आईजी क्या कर सकता है? पूरे सूबे को धर्म भरम कर सकता है, कभी किसी को उठा के कहीं पे चेंज कर सकता है। डीपीओ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनको अपनी कलम की नोक से कभी कहीं फेंक सकता है, कभी कहीं फेंक सकता है। तो जी इतनी पावर है आईजी के पास, उतनी ही पावर होगी जी डायरेक्टर जनरल के पास जो है। और कौन सी जो है वो एक्ट इसको पावर देता है आईजी को? 1861 का। ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको पता चल गया सेक्शन 4 किसको डील करता है, सुपर इंटेंडेंस, और उसके बाद एजेंसी की जो है वो पावर कौन कंट्रोल करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है जी इसके बारे में डायरेक्टर जनरल की पावर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। चलो यार, ये तो मान लिया कि एजेंसीज के पास बड़ी पावर है। अब हमें ये भी बताया जाए, कुछ हमें ये भी आइडिया दिया जाए कि उस बंदे के पास कितनी पावर होगी जो कम से कम इस एजेंसी का हिस्सा बनता है। यानी कि आप लोग जो इसको एडी के तौर पर ज्वाइन करते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, आपके पास कितनी पावर है? मेंबर्स की पावर्स को जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 5 है। याद रखोगे, सेक्शन 5 जो है वो, सेक्शन 5 में मैं जब आपको ये करवा रहा था तो एक कोड मैंने आपको याद करवाया था, अगर आपको याद है। तो मैंने जो है वो ये बताया था, 38 क्या था, 22 क्या आना चाहिए, 22 क्या आएगा? एक, याद है? 38 226 था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसके सब सेक्शन। अच्छा जी, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी जी? फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी इख्तियारात हैं, वो अपने बिहाफ पे वो एजेंसी को दे सकते हैं। अब एजेंसी का क्या काम होगा? मिसाल के तौर पर एजेंसी ने जो है वो किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी करनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, डायरेक्टर जनरल जो है वो इख्तियारात देगा कि जनाब ये वाले पावर जो है वो आप जो है वो ले लें। ठीक है। अब वो पावर जो है वो इनको इस काबिल बनाएंगे कि वो किसी भी जगह को सर्च कर लें। आप बातचीत मेंबर सर्च कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो किसी को, किसी की प्रॉपर्टी को जाके सीजियर उसका कर सकते हो, मना कर सकते हो कि तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि तुम इसको कुछ कंस्ट्रक्शन करो। ये पावर आपको कौन सा जो है वो देता है, कानून देता है? एफआईए एक्ट 1974, उसका जो है वो सेक्शन 5 क्लॉज 1। ठीक है। जब आपके पास इतनी पावर हो, अब आप अपनी इन ड्यूटीज को, प्रिविलेजेस को इस्तेमाल करोगे, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो क्या करेंगे? तो वो टाइम टू टाइम इनको इस्तेमाल करेंगे। पहली पावर का हमें पता चला। अब दूसरे नंबर पे, ऐसी पावर्स को यूज कौन कर सकता है? ऐसी पावर्स को वो बंदा इस्तेमाल कर सकता है जो कम से कम एएसआई हो, सॉरी सब इंस्पेक्टर हो, एसआई हो, एएसआई नहीं, सब इंस्पेक्टर, एसआई हो। सब इंस्पेक्टर यूज कर सकता है जो एफआईए का है। अब इसके अलावा कोई नीचे का रैंक का बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है। सो वो ऐसा ही जो है वो किसी भी जगह पे जहाँ पे जुर्म है, वो वहां पे उस जगह को पुलिस स्टेशन कह सकता है। ये भी पुलिस स्टेशन होगी, और वहां पे जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वो उस जगह को पुलिस स्टेशन करार दे के वहां पे अपने उन चीजों को सुन सकता है। अगर डीजी जो है वो उसे इख्तियार दे देता है कि आप जो है वो इस जगह पे ये फैसला करने की भी पावर रखते हैं, क्योंकि डीजी के पास तो आईजी जितने इख्तियार हैं, तो वो बंदा फिर वो इख्तियार को भी यूज कर सकता है। तो जी कौन है जो मिनिमम जो है वो रैंक का बंदा इसको इस्तेमाल करेगा? वो सब इंस्पेक्टर है। और इस एजेंसी में वो उसके पास पावर है कि वो किसी भी जगह को क्या कहेगा, वो उसको ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन करार दे सकता है। नंबर 3, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो है क्या किया कि अब आप जो है वो पावर्स आपके पास आ गई हैं, तो अब आप किसी भी तरह के जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 3 सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये जो सेक्शन 3 है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। सर ऐसा ये एसएचओ के इक्वल होता है? नहीं, एसएचओ के इक्वल नहीं होता। एसआई और एसएचओ को आप मिक्स ना कीजिए। एसआई जो है वो सब इंस्पेक्टर है, एसएचओ है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये एक डेजिग्नेशन का नाम है, ना कि सॉरी, ये एक हमारे पास एक टाइटल है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो आपके डिपार्टमेंट से मिसाल देता हूँ।
कि एक हेडमास्टर का ओहदा होता है, ठीक है? वो कोई भी टीचर उस वक़्त हेडमास्टर हो सकता है, ठीक है? एक सब इंस्पेक्टर भी एसएचओ हो सकता है, लेकिन ये बाकायदा पोस्ट वैसे इंस्पेक्टर की होती है, ठीक है? तो लेकिन जो है वो कोई भी हेड टीचर जैसे हो सकता है ना कि वो नहीं है तो ये हो सकता है, तो एसआई भी जो है वो एसएचओ हो सकता है। इसका मतलब है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो स्टेशन का इंचार्ज है वो एसएचओ है। अब जी ये हमारे पास जो है वो एएसआई साहब के पास इख्तियारात हैं कि कोई उन्हें वारंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बंदे को जाकर जो है वो पकड़ सकते हैं, किसी भी बंदे के ऊपर जो है वो जाके किसी किस्म का भी केस दे सकते हैं और उनको जो है वो डील कर सकते हैं। तो इसको जो है वो सेक्शन कौन-सा रेफर करते हैं? ये सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3। सेक्शन 3 का जो है वो क्या है कि इसमें वो बताते हैं कि क्या-क्या इसके जो हम दोनों कंटिन्यू करते हैं यहीं से, उसी लिंक से दोबारा जॉइन करते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं और मज़ीद इस फैक्ट को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। उसी क्लास को उसी लिंक से हम दोबारा जॉइन करते हैं और फिर यहीं से आगे चलते हैं।